हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शन कॉल इन मेमोरी के कॉन्सेप्ट के बारे में। यानी जब भी आप एक फंक्शन को क्रिएट करते हैं वो आपकी मेमोरी में किस तरह परफॉर्म होता है, आज हम उसको समझ रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट है वो होने वाला है फंक्शन कॉल इन मेमोरी के ऊपर। फंक्शन कॉल इन मेमोरी से मेरा क्या मतलब है? यहाँ पे हमारा एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसके अंदर हमको 1 to n नंबर्स प्रिंट कराने हैं। इस कोड के अंदर हमने एक फंक्शन बना रखा है प्रिंट नंबर्स करके, और इसी के नीचे हमारा लाया करता है मेन फंक्शन। तो हमारा टोटल ब्लॉक ऑफ कोड हो जाता है ये वाला। यहाँ पे आपके लिए मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये आपका टोटल ब्लॉक ऑफ कोड है। अब यही कोड आपके मेमोरी में किस हिसाब से एग्जीक्यूट होगा, आज हम इसकी बात कर रहे होंगे। हमारी मेमोरी बहुत सारे टाइप की होती है। अगर मोटा मोटा हम समझें तो एक आपके हो जाएगी स्टैक मेमोरी, और वहीं पे दूसरी टाइप की आपकी एक मेमोरी हो जाएगी हीप मेमोरी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। और आप सभी के दिमाग में अब एक क्वेश्चन होगा कि स्टैक मेमोरी क्या होती है, हीप मेमोरी क्या होती है। देखिए, बेसिकली जो हीप मेमोरी होती है आपकी, वो आपके काम आती है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। अभी तक हमने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, तो बस आप इतना सा समझ लीजिए, जब भी आपके ब्लॉक ऑफ कोड को रन टाइम में मेमोरी मिल रही होती है। अभी तक हमारे ब्लॉक ऑफ कोड में क्या हो रहा होता है कि जब भी हम हमारा कोड एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कंपाइल होता है हमारा कोड, फिर उसको मेमोरी मिलती है। लेकिन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के कॉन्सेप्ट में आपके कोड को मेमोरी रन टाइम में मिलती है। इस कॉन्सेप्ट पे अभी हम नहीं जाएंगे ज़्यादा। हम आज बात कर रहे होंगे स्टैक मेमोरी के बारे में। स्टैक मेमोरी क्या होती है? हमारा जो नॉर्मल कोड होता है उसके लिए स्टैक मेमोरी यूज़ होती है। स्टैक मेमोरी के अंदर क्या काम होता है? स्टैक मेमोरी के अंदर आपके पास एक तो फास्ट एग्जीक्यूशन होता है। यहाँ पे आपके लिए मैं लिख देता हूँ। लेकिन इसकी ना एक डीमेरिट है। इसकी डीमेरिट क्या है? ये आपको बस लिमिटेड स्पेस प्रोवाइड करती है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए लिमिटेड स्पेस। और ये जो स्टैक मेमोरी होती है ना सर, ये एक कॉन्सेप्ट फॉलो करती है जिसका नाम है लीफो। आप में से बहुत लोगों ने हो सकता है ये लीफो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हो, और आप सुन भी पहली बार रहे हो ये लीफो क्या होता है। लीफो का फुल फॉर्म होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट से मेरा क्या मतलब है? लास्ट इन फर्स्ट आउट से मेरा सिंपल सा मतलब है जो सबसे लास्ट में आएगा वही सबसे पहले लीव कर रहा होगा। और इसको थोड़ा सिंपल टर्म्स में बताऊं तो ये हमारे पास बहुत सारी हमारी बुक्स है। एक बुक रख लीजिए आप, आपकी हो गई फिजिक्स की, दूसरी हो गई केमिस्ट्री की, तीसरी हो गई मैथ की। तो हमारे पास यहाँ पे 3 बुक है। हमारा ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये फिजिक्स की बुक लास्ट में आई है ना सर, तो सबसे पहले यही बुक बाहर जाएगी। हम इस फिजिक्स की बुक को बाहर निकाले बिना ये मैथ्स और केमिस्ट्री की बुक को टच नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमको इस फिजिक्स की बुक को बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि ये सबसे लास्ट में आई, और उसके बाद हमें नीचे की बुक को ले पाएंगे। आपने एक बहुत फेमस अगर चुटकुला सुना है कि हाथी को फ्रिज में कैसे डालेंगे। तो सबसे पहले आप गेट खोलेंगे, फिर आप हाथी को डालेंगे, फिर आप गेट को बंद कर देंगे। फिर आपको बोलते थे कि सर आप चींटी को कैसे फ्रिज में डालोगे? तो याद रखिए, हम पहले हाथी को निकालेंगे फ्रिज से बाहर फिर चींटी को अंदर डालेंगे। तो ये काफ़ी एक सेम कॉन्सेप्ट पे थोड़ा काम करता है, तो मुझे लगा था कि ये बताना चाहिए आपको। तो कुछ आपका ये जो स्टैक मेमोरी होती है ये लीफो के कॉन्सेप्ट पे काम करती है। तो यानी जब तक आपकी लास्ट एंटर्ड चीज़ बाहर नहीं जाएगी उससे नीचे की चीज़ आप नहीं निकाल सकते। और ये स्टैक मेमोरी आपकी दिखती कैसी है? स्टैक कुछ आपकी, आज मेरा मार्कर थोड़ा सही नहीं चल रहा है, स्टैक आपकी कुछ ऐसे दिखती है। यहाँ पे आपके पास अलग अलग डिविजन्स होते हैं, ये आपका स्टैक होता है। और ये जो अलग अलग डिवीजन मैंने यहाँ पे करे हैं इनको हम बोलते हैं स्टैक फ्रेम। यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने पूरा डिटेल में आपके फंक्शन कॉल स्टैक मेमोरी के अंदर कैसे होगा उसके बस बेसिक्स लिख दिए हैं। अब मैं आपको एक्चुअल में बताऊंगा कि आपका ब्लॉक ऑफ कोड कैसा दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं आपके लिए एक स्टैक बना देता हूँ और इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया।
अब सबसे पहले हमको पता है हमारा जो कोड में पहला पार्ट जो परफॉर्म हो रहा होता है वो होता है हमारा मेन फंक्शन। तो जो ये सबसे नीचे वाली स्टैक फ्रेम है, भूल जाइए अभी ऊपर कुछ स्टैक फ्रेम एग्जिस्ट भी करती है, हमारे पास अभी सिर्फ ये नीचे वाली एक ही स्टैक फ्रेम है। तो इसके अंदर आपका मेन वाला फंक्शन लोड हो रहा होगा। और इसके बाद यहाँ पे अगर कोई भी वेरिएबल है जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने एक लिख रखा है इंट a इज इक्वल टू 10, तो आपके स्टैक फ्रेम के अंदर भी यहाँ पे एक a इज इक्वल टू 10 नाम का वेरिएबल आ रहा होगा। फिलहाल हमारे पास ऐसा कोई एक भी वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका मेन फंक्शन होगा। मेन फंक्शन के बाद हमने क्या लिख रखा है, हमने यहाँ पे लिख रखा है प्रिंट नंबर्स ब्रैकेट में 10। ब्रैकेट में 10 का क्या मतलब है, हम यहाँ पे इस n को इनपुट दे रहे हैं बेसिकली। और अभी आपका कंट्रोल था मेन फंक्शन तक, पर जैसे ही यहाँ पे ये प्रिंट नंबर्स करके फंक्शन कॉल होगा तो आपके पास एक और स्टैक फ्रेम बन रही होगी। यहाँ पे हम एक और स्टैक फ्रेम बना देते हैं आपके लिए, और यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट नंबर्स। तो अभी तक आपका कंट्रोल यहाँ था, लेकिन जैसे ही आप प्रिंट नंबर्स जाएंगे आपका कंट्रोल यहाँ पे चले जाएगा। मैं इसको एरो से मार्क कर देता हूँ। आपका कंट्रोल अब प्रिंट नंबर्स के पास है। और प्रिंट नंबर में क्या है, हमारे पास एक वेरिएबल है n, और n के अंदर क्या आ रहा है इनपुट में, n के अंदर आ रहा है इनपुट में 10। तो अब यहाँ पे जो भी आपका एक डिजायर्ड काम है, अब आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल भी बनाया होगा, फॉर लूप चलाया है, तो यहाँ पे हमने एक i नाम का वेरिएबल भी बनाया होगा। तो साथ ही साथ इस फंक्शन के अंदर आपके पास एक i नाम का वेरिएबल भी आ रहा होगा। तो कुछ आपकी स्टैक फ्रेम ऐसे दिख रही होगी। और अभी आपका जो कंट्रोल है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंट नंबर्स के पास है, इस मेन फंक्शन के पास नहीं है। जैसे ही आप ये प्रिंट नंबर्स का काम खत्म करेंगे, यानी हमारा क्या काम था, हमारा काम था 1 to 10 नंबर्स प्रिंट कराने थे। जैसे ही आपने नंबर्स प्रिंट करवा दिए, ये वाली जो आपकी स्टैक फ्रेम होगी ना सर, ये पूरी हट जाएगी, यानी ये पूरी आपकी स्टैक फ्रेम से रिमूव हो जाएगी। मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ क्योंकि हमारा इसका काम खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ गौर करनी है, जैसे ही ऊपर वाली स्टैक फ्रेम खत्म हुई या डिलीट हुई या रिमूव हुई, तो आपका जो कंट्रोल है ना वो वापस मेन फंक्शन के पास जा रहा होगा। इस चीज़ को हम बोलते हैं रिटर्न ऑफ कंट्रोल। तो जैसे ही आपकी ये वाली लाइन ख़त्म हो जाएगी एग्जीक्यूट होके, आपकी ये वाली लाइन पे जा रहे होंगे हम। ये वाली लाइन में क्या है, हम वापस से एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जिसका नाम है प्रिंट नंबर्स। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम कॉल कर रहे हैं n इज इक्वल टू 100 को, और साथ ही साथ हमारा एक वेरिएबल भी क्रिएट हो रहा होगा और i। और अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, जैसे ही इसका काम खत्म होगा, यानी हम 1 to 100 नंबर्स प्रिंट कर देंगे, ये जो स्पेस ऑक्यूपाई हुई है ये अपने आप मेमोरी से हट जाएगी। और अभी कंट्रोल टॉप ऑफ स्टैक में था, यानी इस स्टैक फ्रेम में था, ये एक स्टैक फ्रेम है। और हमेशा जो आपका कंट्रोल होता है वो स्टैक के टॉप पे होता है, यानी जो आपकी स्टैक फ्रेम होती है जो सबसे टॉप पे होती है उसके पास कंट्रोल होता है। तो जैसे ही आपका ये वाला 1 to 100 प्रिंट कराने का काम खत्म होगा, आपका कंट्रोल वापस से मेन फंक्शन के पास जा रहा होगा, और मेन फंक्शन का भी जैसे ही आपका काम खत्म होगा ये भी स्टैक मेमोरी से हट जाएगा। तो आपका कोड अभी पूरा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। इसी चीज़ को हम बोलते थे फंक्शन कॉल। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।